अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देख रहे हैं दोस्तों? आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है वो आप कह लें कि 3 T20 हो चुके हैं। एक T20 जो है बारिश की नजर हो गया, एक पाकिस्तान ने जीत लिया, एक जो है वो आप कह लेंगे न्यूजीलैंड ने जो मैच जीत लिया। अब होने जा रहा है जी इनके दरमियान चौथा T20 इंटरनेशनल, जो कि यहाँ से पिंडी की जो लैग है वो खत्म हो चुकी है। लाहौर में जो अभी शिफ्ट हो गया है और लाहौर में जो है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो चौथा T20 है अब वो लाहौर में खेला जाएगा। तो आज की जो इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या होने जा रही है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 चौथे T20 के लिए, कौन सी तब्दीलियां जो पाकिस्तान करने जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने जिस चीज को मिस किया आप कह लेंगे तीसरे T20 में, तो चौथे T20 में पाकिस्तान उस मजीद गलतियों को दोहराए नहीं। इस पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले बात का खास करते हैं नमो खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब, जो हमने देखा कि तीसरे T20 इंटरनेशनल में, क्योंकि मैं भी पिंडी स्टेडियम में मौजूद था, आप भी मेरे साथ पिंडी स्टेडियम में मौजूद थे, जो चीज पाकिस्तान को सबसे ज्यादा लैक की और जिस वजह से पाकिस्तान जो है आप कह लें कि हारा, एक तो ये रीजन था कि पाकिस्तान ने मोहम्मद आमिर को शामिल नहीं किया जो आपके विकेट टेकर थे, बॉलिंग आपकी जबरदस्त कर रहे थे। सेकंड रीजन ये था, जो मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा बड़ा रीजन था, वो ये था कि पाकिस्तान के जो बैट्समैन है वो उस रिक्वायर्ड स्ट्राइक रेट से खेल नहीं रहे थे इस न्यूजीलैंड की बी टीम के अगेंस्ट, जो आपको पिंडी की स्टेडियम में चाहिए होता है, जो टिपिकली एक पिंडी की पिच में आपको रिक्वायर्ड होता है। तो क्या अब उस चीज को हम जो है रिकवर करने के लिए, जैसे जो सबसे बड़ा मसला एक आया था रिजवान का, कि रिजवान जिस तरह से आए बैटिंग करने के लिए 20 बॉलों पे उन्होंने 21 रन किए और आए भी वो 1 डाउन थे। इवन जब आपके साइम अयूब और आपके बाबर आजम जो है वो ओपनिंग कर रहे थे तो आपका पर ओवर जो रन रेट चल रहा था 8-9 के करीब जो वो आराम से चल रहा था। आपका बहुत अच्छा आपका पावर प्ले लग गया था, वही 55-60 का आपका पावर प्ले जो है वो लग चुका था। लेकिन रिजवान के आने के बाद टोटली चीजें जो है चेंज हो गई। देखो, आज पाकिस्तान टीम चूंकि लाहौर पहुंची है और आज पाकिस्तान टीम का आराम का दिन है और सुबह पाकिस्तान टीम, आप कह लो कि कल से जो पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस का आगाज होगा। न्यूजीलैंड ने भी प्रैक्टिस करनी है और पाकिस्तान टीम ने भी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान की 11 क्या होगी। लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान जो टीम मैनेजमेंट है, इस बात पर जब यहां भी हारे थे उसके बाद काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था फैंस की तरफ से भी। हर किसी ने, हमने भी बात की, फॉर्मर क्रिकेटर्स जो उन्होंने भी बात की कि आप न्यूजीलैंड की इतनी हल्की टीम, अगर आप इससे हार गए तो आप क्या तैयारी कर रहे हो वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप में सारे जितने भी कंट्रीज हैं वो अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम्स लाएंगे, फिर आपका क्या होगा हाल। लेकिन जो खबर आ रही है वो 3 तब्दीलियां पाकिस्तान की टीम में एक्सपेक्टेड है। 3 बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं। एक तब्दीली तो फोर्सफुली है, जो आपको पता है कि मोहम्मद रिजवान अनफिट हो गए हैं और मोहम्मद रिजवान अब बाहर हो रहे हैं और वो 2 T20 में तो नहीं खेलेंगे, उनकी शिरकत मशकूक बताई गई है। कल अजहर महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने भी बात की और अब यही टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी अपडेट आ रही है और आजम खान ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं और उनकी रिप्लेसमेंट हसीबुल्लाह को ले लिया गया। लेकिन 11 में कहा जा रहा है कि अब फखर जमान को, जो 3rd T20 आपका 4th T20 जुमेरात को खेला जाना है थर्सडे को, फखर जमान की टीम में एंट्री होने जा रही है। ये बड़ी खबर है कि फखर जमान पाकिस्तान में जगह बनाएंगे। अलबत्ता ओपनिंग बाबर और साइम अयूब ही करेंगे, लेकिन फखर जमान आपकी 11 में एंट्री मार रहे हैं। दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है वो मोहम्मद आमिर को लेकर आ रही है कि उनको शानदार परफॉर्मेंसेस दिखाने के बावजूद 2nd T20 में, 3rd T20 में उनको ड्रॉप कर दिया गया था, जिस पर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ। लॉजिक भी समझ नहीं आई कि उनको किस बिना पे आराम करा दिया गया। शाहीन नसीम तो खेलते रहे, बाकी भी खेलते रहे, तो आपने अकेला एक प्लेयर को कैसे वर्कलोड दिखाया? क्या जान के किया ऐसा? इसके ऊपर भी काफी बातें हुई। मोहम्मद आमिर को तो ड्रॉप किया ही किया आपने, इमाद वसीम को भी ड्रॉप किया और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इमाद वसीम ना सिर्फ PSL में बैटिंग बेहतर कर रहे थे, बॉलिंग भी बेहतर कर रहे थे। अब जो तीसरा एक स्लॉट आ रहा है वो, उस पर ये 2 तो ऑलमोस्ट कंफर्मेशन है कि जो 2 तब्दीलियां हो रही हैं, ये तो ऑलमोस्ट कंफर्म बताया जा रहा है कि अब्बास आफरीदी जो है वो बाहर बैठ सकते हैं या नसीम शाह को भी आराम करवाया जा सकता है, क्योंकि वो भी काफी अनफिट हुए थे। तो एक तो इनमें से नसीम और आपका जो अब्बास है, इनमें से एक बाहर जाएगा और मोहम्मद आमिर डायरेक्ट आ जाएंगे, और दूसरा मोहम्मद रिजवान बाहर होंगे और उनको डायरेक्ट फखर जमान रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट है वो इमाद वसीम के हवाले से भी है। ये भी इवन कहा जा रहा है कि जो आपकी टीम मैनेजर है वहाब रियाज रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, अजहर महमूद हैं, ये सारे ये चाहते हैं और ये एक पेज पे हैं। चाहे आप वहाब रियाज की बात करते हो, चाहे मोहम्मद यूसुफ की बात करते हो, जो खबर आ रही है, और चाहे आपके साथ जो हेड कोच अजहर महमूद है, ये सब यही एक ही पेज पर है कि इमाद को भी खिलाया जाए। अलबत्ता बाबर आजम इस बात पर भी है कि शादाब को भी बाहर नहीं किया जा सकता, उनकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हैं। उनका मानना यह भी है कि इब्रार भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट मैच में तो खैर कोई कुछ नहीं कर सका, फिर भी उन्होंने 4 ओवर निकाल लिए थे। तो अगर इमाद को डालते हैं तो किसकी बिना पे डालेंगे, किस जगह पे डालेंगे? लेकिन
ये भी कहा जा रहा है कि कोशिश की जाएगी कि इमाद को भी एडजस्ट किया जाए कहीं ना कहीं। अगर मेरी बात सुने, आप अगर बैटिंग लाइनअप में आप इमाद वसीम को एज अ बैट्समैन भी लेना चाहें और एज अ बॉलर भी लेना चाहें, तो आपकी जो रिजवान बाहर हो रहे हैं, एक बात है ना, रिजवान की जगह भी आपके पास बच रही, लेकिन वहां पर तो आप फखर जमान को खिलाओगे, ये सवाल है। फखर जमान को आपने वहां पर प्लेस पे नहीं, अभी मैं चलो मैं आपको 11 बताता हूँ, फिर उस पर आते हैं, फिर इमाद को भी देखते हैं। अगर ये जो बात हो रही है कि इमाद न्याजी को शायद रिप्लेस कर दे, चलो न्याजी ने शायद थोड़ा बहुत रन बनाया तो उसके लिए मुश्किल हो, लेकिन चलो अभी बताते हैं ना। अब देखो ओपनिंग बाबर साइम हो गए, वो तो दोनों ये तो कंफर्म हो गया। 3 पे आप फखर को ले आ जाएंगे, वो भी हो गया। मैं भी शायद उस्मान खान को ये 4 पे रखे हैं, चलो क्या पता उस्मान को 3 पे कर दें, 4 पे उस्मान, फखर को 4 पे कर दे, क्योंकि कहा जा रहा था फखर। लेकिन बाबर आजम इस पर है, ये उनकी पॉजिटिव बात मैं बोलूंगा कि उन्होंने कहा था पहले भी कि फखर को मैं 3 से नीचे लेके जाना नहीं चाहता। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फखर मान एक ऐसा प्लेयर है जिसको ज्यादा बॉलें मिले तो अच्छा रहता। तो उन्होंने कहा फखर को मैं 3 से नीचे नहीं करूंगा। तो अगर 3 पे फखर आ जाते हैं, 4 पे आपके उस्मान खान आ गए, 5 पे अगर इरफान खान न्याजी आते हैं, 5 पे आपके न्याजी आ गए, 6 पे आपके चाचा आ गए, इफ्तिखार आ जाएंगे, 7 पे आपके शादाब आ जाते हैं। अब ये मसला है ना आपके लिए, फिर 8 पे आपका 8, 9, 10, 11, 8 पे इब्रार आ जाता है, 9 पे आपके जो है फिर मोहम्मद आमिर आ जाता है, 10 पे शहनशाह अफरीदी आ जाता है, 11 पे आपका नसीम शाह आ जाता है। नसीम तो आपके पास जो ऑप्शन बचता है ना, अगर आपने इमाद वसीम को इंटर करवाना है, या तो इब्रार का ऑप्शन बचता है आपके पास, या फिर न्याजी के साथ आप देख सकते हैं। यही ऑप्शन बचता है और कोई ऑप्शन अच्छा ऑप्शन। अब चलो ठीक है, अब आप जो बात कर रहे हो, क्योंकि इमाद की बैटिंग भी ठीक है, अच्छी कर रहे हैं। अब सवाल आपका ये भी है ना, असल में इमाद के लिए जो ज्यादा टफ क्राइटेरिया जो है ना, आप कह लें कि जिसने ज्यादा टफ उनके लिए सिचुएशन बनाई है और जिनकी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल आप कह लें कि एशिया कप और वर्ल्ड कप में जीरो थी, वो थे आपके शादाब खान, क्योंकि वो ना बॉलिंग कर पा रहे थे, बैटिंग भी गुजारा कर रहे थे। उन्होंने जो इंपैक्टफुल इनिंग्स खेलने का एक सिलसिला शुरू किया है ना, जो याद है आपको, लास्ट टाइम हमसे मुलाकात भी हुई थी, बैटिंग पे बहुत फोकस किया हुआ था, उससे उन्होंने पाकिस्तान मैनेजमेंट को एक टफ सिचुएशन में ले आए। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना है कि क्या शादाब जो है वो इमाद की डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है, क्योंकि बॉलर तो दोनों बहुत डिफरेंट है। अगर आप बात करते हो ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं जो आपके मोहम्मद आमिर हैं, ये रिस्ट स्पिनर हैं, लेग स्पिनर हैं आपके शादाब खान। लेकिन इमाद वसीम बॉलर के कोटे में तो नहीं खेलते हैं ना, मसला ऑलराउंडर है ना, दोनों एक जैसे हैं। इमाद वसीम खेलते हैं ऑलराउंडर की कैटेगरी में, शादाब मुझे ऑलराउंडर कैटेगरी में खेलते हैं। मुझे लगता है कि जो इमाद है ना वो इब्रार है, इब्रार और इमाद का है। इब्रार ऑलराउंडर नहीं है, इब्रार वो है, सुनने मेरी बात सुने, वो आप ठीक कह रहे हैं। इब्रार पाकिस्तान टीम के अंदर प्रॉपर स्पिनर के तौर पर खेल रहा है, जो हर टीम का एक हिस्सा होता है कि जो प्रॉपर स्पिनर होता है। वो ठीक बात कर रहे हो, शादाब खेल रहा है वो ऑलराउंडर में खेल रहा है। लेकिन अब आप इतने बॉलर खिलाते हो ना, 3 फास्ट बॉलर खिला लिए, 2 स्पिनर आ गया, 2 स्पिनर आएंगे, अब 3 फास्ट बॉलर तो आप खिला रहे हो ना, वो तो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो इमाद की जो जगह है ना, वो इब्रार या इन्होंने शादाब को रखा हुआ है कि वो तो रिस्ट स्पिनर है, वो तो खेलेगा। अगर शादाब को ये देख रहे हैं कि उसामा मीर उसको रिप्लेस करता है, इनके जो मुताबिक है। और जो इब्रार है ना, आप इब्रार की बात करते हो, वो जो इन्होंने भी खिलाया भी है, बाबर ने ये बात भी की थी कि जो इब्रार है उसको मौका दिया जा रहा है इमाद की जगह। अच्छा, मैं इस पर एक और भी चीज रखता हूं, मेरा जो पॉइंट है, बैटिंग करता है, बैटिंग करना करे लेकिन वो उसकी जगह खेल रहा है। अच्छा, आप एक और मैं आपको इसका जवाब देता हूं। अब मैं इस पर भी देख रहा हूं कि अगर आप वेस्ट इंडीज में जाते हो, आपका वर्ल्ड कप यूएसए और वेस्ट इंडीज में, चलो यूएसए का तो अभी इतना नहीं पता, कहा जा रहा है उसकी विकेट भी थोड़ी फ्लैट होंगी और अभी ग्राउंड ही नहीं बना, तो चलो विकेट तो फिर बाद में बनेगी तो आप बात कर सकते हो ना। और वैसे कुछ इंडिया और वेस्ट इंडीज के T20 हमने देखे हैं, 200 प्लस बनते हैं ना, बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस हुए, ग्राउंड भी छोटा है। लेकिन जो वेस्ट इंडीज की विकेटें हैं, कैरेबियन की विकेटें, आप चाहे बारबेडोस ले लो, सेंट लूसिया ले लो, या बाकी जितने भी हैं, गयाना वगैरह, इनकी अगर आप विकेट्स देखते हो ना, ये स्लो रहती हैं। तो आप एक और चीज मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूं, तो जो वर्ल्ड कप में आपका प्रोग्राम हो सकता है ना अली, वो ये भी हो सकता है कि आपको देखना है कि आया क्या 2 फास्ट बॉलर भी इनफ है। तो फिर जो आपकी वाली बात है ना, तो जो इब्रार की जो आप बात करो, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं कि आप जो कर रहे हो ना, आप 2 फास्ट बॉलर, एक इब्रार प्रॉपर बॉलर 3 और 2 स्पिनर, जिसमें इमाद वसीम भी बड़ी इकोनॉमिकल गेंदबाजी डालते हैं और शादाब भी, क्योंकि आपने देखे होंगे ये जो आप सीपीएल में भी वेस्ट इंडीज में जो स्पिनर है, अगर वो बड़ी अच्छी स्लो विकेट मिल जाए, ये जो आप बहुत इकोनॉमिकल गेंदबाजी करते हैं। बात कर रहे हो, ये यूएसए में इंप्लीमेंट नहीं होता। हाँ बिल्कुल, यूएसए में आपकी छोटी टीमें, और छोटी टीमें जितनी तो कुछ भी के अगेंस्ट आपके तो फारिंग है। पेस आप नसीम शाह पेस निकालेगा, वो आउट कर देगा, शाहीन करेगा, आमिर करेगा। लेकिन जो आपने बात की वेस्ट इंडीज में, ये बड़ी वेस्ट इंडीज में इमाद के ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, इब्रार मिस्ट्री स्पिनर है, वो विकेट, सुनील नारायण को देख लो कितना सक्सेसफुल है। वहां पर वेस्ट इंडीज में आपके लिए ये हो सकता है। लेकिन फिर अगर आप 2 फास्ट बॉलर की बात करते हैं, तो 2 फास्ट बॉलर में फिर आपका खेलेगा कौन? फिर आप शाहीन को बैठाएंगे भाई? नहीं, शाहीन और आमिर, नसीम को बैठाएंगे। सिचुएशन के हिसाब से ना आप देखो ना, अगर आपको विकेट स्लो मिल रहा है, 130-140 वाला विकेट है, और वहां पर स्पिनर ही का अहम रोल होगा, तो स्पिनर बहुत अहम रोल अदा कर सकता है ना। तो आप उसमें देखोगे कि आप ये डिसाइड करोगे कि भाई मैंने इमाद को भी खिलाना है, मैंने इब्रार को भी खिलाना है, मैंने शादाब को भी खिलाना है, और प्लस चाचू भी आपके पास इफ्तिखार, वो आप चौथा स्पिनर भी कंसीडर करोगे, क्योंकि वहां पर स्पिनर का बहुत अहम रोल रहता है। लेकिन बात वो, क्योंकि इब्रार को भी मैं वहां पे ड्रॉप नहीं कर सकता, जो वेस्ट इंडीज की कंडीशन है, वो जिस तरह से बॉल डालते हैं,
इमाद भी इतना इकोनॉमिकल गेंदबाजी करते हैं, बैटिंग में भी एज देते हैं, आपको बैटिंग में भी एक चाहिए कि यार वो बैटिंग कर रहा है, शादाब भी बैटिंग अच्छी कर रहे हैं और आखिरी टच में जब आपके ऊपर सबसे बड़ी जो क्वालिटी है इमाद वसीम के अंदर वो ये है कि जब सारे हाथ खड़े कर देंगे ना आपके और आप कहेंगे यार ये टारगेट चेज नहीं हो सकता, तो इमाद आखिरी टाइम तक खड़ा होने की क्वालिटी है। चलो अब ये तो ऐसे थ्योरेटिकल बात होगी, अब मैं एक और आपके साथ पॉइंट रखता हूँ, आप मुझे कैसे होगी सही नहीं, चलो ठीक है, नहीं हम दोनों जो बात करें मैं उसकी बात कर रहा था, वो अभी जो वेस्ट इंडीज वाली बात कर रहे थे कि वो मतलब फ्यूचर की बात है। मैं अब आपसे अभी क्या मुद्दे पर आइए ना, लाहौर वाले मैच में 4th T20 है। मेरा सवाल यहां पर यह है, बाबर आजम आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, असर महमूद आ रहे हैं, सिलेक्टर्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं, रोटेशन, सबको चांस देंगे, सबको ट्राई करेंगे, डिफरेंट कॉम्बो ट्राई करेंगे। बाबर ने कहा ओपनिंग भी किसी की नहीं है, ओपनिंग भी सबकी ट्राई करेंगे, नंबर भी किसी का कोई पक्का नहीं है। मेरे अब 2 सवाल हैं यहां पर। पहला तो यह कि इन्होंने कहा जी कि पहले 3 T20 में मात्र ट्राई नहीं किया, तो क्या अब आखिरी 2 T20 में तो इनके ऊपर फर्ज भी हो गया ना। एक बात है जो इनका पॉइंट नहीं, जो इनका पॉइंट है कि भाई रोटेशन है, सबको मौका देना है, सबको चांस देना है, सब खेलना चाहते हैं, न्यूजीलैंड की हल्की टीम है, तो वो जो लॉजिक है उस लॉजिक के तहत तो अब इमाद के ऊपर फर्ज हो गया ना कि भाई 2 T20 इनके ऊपर फर्ज हो गया है, जो आपकी टीम मैनेजमेंट है कि अपनी बात अगर पूरी करनी है कि अब वो 3 हो गए, और चलो एक तो हुआ नहीं, लेकिन वो भी उसमें भी इमाद बाहर ही था ना, एक बात है बेशक वो मैच में, लेकिन इसमें तो उन्होंने नहीं रखा, इमाद का कसूर तो नहीं था, तो 3 तो हो गए ना, 3 मैच हो गए, अब आप एक हार के जीत गए, तो अब अगले 2 में तो आपको खिलाना पड़ेगा उस हिसाब से, तो उस लिहाज से तो इमाद की कंफर्म होनी चाहिए कि इमाद अब खेलेंगे। और दूसरा जो आपका इनका पॉइंट है कि जी ओपनिंग भी सबकी ट्राई करेंगे, फलाना भी करेंगे, तो फिर आप फखर को भी ट्राई कर लो ओपनिंग में, बिल्कुल ऐसे कोई बुराई नहीं है। उस्मान खान भी अगर 4 पे अच्छा नहीं करा, आप उसको भी थोड़ा सा आगे देके चांस दे लो, क्योंकि अब रिजवान भी, अगर हकीकत बात यह है कि आपको भी पता और मुझे भी पता है कि अगर उनको कल क्रैम्प ना आता, कल वो अगर अनफिट ना होते, तो क्या 4था 5वां T20 रिजवान ना खेलते। अब तो आपके पास एक और भी बहाना है कि भाई रिजवान वाइस कप्तान है। अच्छा, एक और बात भी इसमें बड़ी मजेदार हो गई है, ये कहते हैं कि रिजवान तो वाइस कप्तान है, वो ड्रॉप नहीं हो सकता। पहले जब हम बात कर रहे थे कि जी रिजवान को कप्तान बना दो, तो उस टाइम तो यही इन्होंने बात की थी कि भाई आप लोग ही तो कहते हो कि रिजवान की टीम में जगह नहीं बनती, तो हम यही बात कर रहे थे कि अगर रिजवान की जगह नहीं बनती, बात ठीक है, लेकिन बात यह भी है, लेकिन बात यह भी तो है कि रिजवान ड्रॉप नहीं होंगे। इस बात पे कल ड्रॉप भी नहीं होंगे। इनकी मेरी और बहस हो रही थी कि हम यही कह रहे हैं कि हम रिजवान को कप्तान बनाने की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि भाई तुम तो रिजवान को कप्तान बनाने की बात करते हो। भाई इसीलिए करते हैं कि फिर लोगों से हम ये पूछते हैं कि आप हमें ये उठा के बताओ पिछले 1 से 2 सालों के अंदर बताओ कौन सा कोई आपका अहम मैच या अहम सीरीज हुई है जिसमें रिजवान ने रेस्ट लिया हो या रिजवान को ड्रॉप किया हो। बेकार भी, अहम बेकार दोनों शामिल कर लो, चलो दोनों आपकी कौन सी ऐसी हुई है जिसमें हमने रिजवान को ड्रॉप किया। जब आप रिजवान को ड्रॉप करते ही नहीं है, किसी रेस्ट बोल दो, आप रेस्ट छोड़े, वो तो आप रिजवान गिरता पड़ता भी रहता है, कहता है फिर मैं कहता हूं मोए मोए खड़ा हो जाता है सारों को लेके। तो कहानी का मतलब ये है कि जब आप उसको ड्रॉप ही नहीं करते, ना उसको रेस्ट देते हो, तो फिर जो सबसे बेहतर चीज है उसके अंदर कप्तानी के स्किल है वही यूज कर लो। तो अब तो वाइस कप्तान बन गया, अब तो आप एक और बात बोलोगे कि भाई वो वाइस कप्तान है, हम तो ड्रॉप ही नहीं कर सकते रिजवान को, तो बड़ी ही लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको आज एक और खबर दे दूं कि सोर्सेज ये चीज भी कोट कर रहे हैं कि रिजवान अब हल्का हल्का बाबर को थोड़ा बुरा लगना शुरू हो गए। जो साफ बात है, जो बंदा भी ना, एक बात याद रखें, जो बंदा भी इधर कप्तानी की रेस में आना शुरू कर देता है ना, कि उसको बाबर को लगता है कि ये नेक्स्ट पोटेंशियल कप्तान है, वो कहीं ना कहीं हल्का हल्का हो जाता है सीन। ये मतलब लोग कहेंगे आप वहां में बात कर रहे हैं, आप फलानी बात कर रहे हैं, आपके सामने शाहीन की एग्जांपल मौजूद है। इमाद वसीम पाकिस्तान टीम से साथ क्यों इतना लंबा अरसा नहीं रहे, क्या रीजन थी बताए जी आप? चले अभी उसमें रीजन वैसे बताया, ठीक है, अभी उसमें बात करते हैं, रीजन तो बताया ना। चले अभी उसमें बाद में बात करेंगे, अभी इसको बिल्कुल हम हट जाएंगे टॉपिक से, भी प्लेइंग 11 की बात हो रही है बिल्कुल ही हो जाएंगे। अच्छा, मैं जो आपसे बात करूं ना पाकिस्तान की जो 11 है, अब उसका जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अब देखो 2 तो अभी जो अब जाहिर है कल प्रैक्टिस है पाकिस्तान की लाहौर में, उसके बाद कल आपको सब 11 पे फिर बात करेंगे, और वो कल ज्यादा जो खबर है वो चीजें क्लियर हो जाएंगी कल, क्योंकि कल इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाना है। जो खबर यही है कि कल जब प्रैक्टिस भी है पाकिस्तान की, और कल ऑप्शनल प्रैक्टिस नहीं है, कल पाकिस्तान की पक्की प्रैक्टिस है, लाहौर में इन्होंने करनी है, फिर परसों भी शायद रेस्ट दे दें, पता नहीं, अब परसों का तो अभी अपडेट नहीं है, और फिर जुमेरात को मैच है। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर ये फखर को ला रहे हैं रिजवान की जगह, अगर ये ला रहे हैं आमिर को टीम में वापस लेकर आ रहे हैं, जाहिर लाना मजबूरी भी इनकी, तो भाई अब इन्हीं की ये बात थी कि हम रोटेशन चलाएंगे, तो उस रोटेशन के तहत, इनके तहत ही इमाद वसीम को भी अब इनको डालना पड़ेगा। अब पावे आप शराब को रेस्ट कराओ या इब्रार को करवाओ या नसीम की जगह उसको खिलाओ, लेकिन अब आपने जो बात की थी वो आप कर सकते हो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, नसीम की भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, और वजह ये नहीं है कि वो कोई बुरा बॉलर है या कि वो अच्छा नहीं है, वजह यह है कि उसका वर्कलोड है, उसको वो बेचारा सर्जरी करा कराया, उसके बाद उसको पूरी पीएसएल खिलाई, कोई उसको आराम नहीं दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लगातार खिलाते रहे, वो भी कहते रहे जी हम खिलाएंगे, और आप फ्रेंचाइज को नहीं रोक सकते, उन्होंने खिलाया पूरा।
और मैं तो कभी इसके हक में नहीं था, और लेकिन फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं कि वो हर लिहाज से पाकिस्तान का कभी उन्होंने भला नहीं किया। कोई भी आपकी फ्रेंचाइज हो ना, वो पैसे बढ़ाती हैं अपने कि फॉरेन प्लेयर्स बड़े आ सकें, और जो लोकल प्लेयर्स होती हैं इनको बिल्कुल आराम नहीं देते, रगड़ा लगाती हैं। एक तो ये काम हो गया। दूसरी जो अली साहब ये बात हो रही है कि उसके बाद आपने लगातार नसीम को 3 मैच खिलाए, ठीक है, ठीक, चलो पहला तो हुआ नहीं, दूसरा खिलाया, फिर अगले दिन तीसरा भी खिलाया, और वो प्लेयर जो उसका भाई पूरा बाजू कटा था, वो अगर आप उसका देखते आपको पता चलता वो कोई आसान काम नहीं था, पूरा उसका बाजू इन्होंने कट लगाए थे उसके ऊपर, आसान नहीं था उसका कमबैक करना, और अब आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्कलोड डाले जा रहे हो। बेहतर तो ये था कि नसीम को आप थोड़ा आराम करवा के चलते, होले होले चलाते, ताकि वर्ल्ड कप तक उसका और उसकी जो बॉडी है वो ठीक रहे। लेकिन आप उसको लगातार खिला रहे हो, आप उसकी परफॉर्मेंस देख लो कितनी बेकार गई है। दोनों मैच में, पहले में भी जो था वो उसने बाद में अपना बेहतर कर लिया था, वरना वो जो आपका जो हुआ था सेकंड वाला मैच उसमें भी बेकार था, और जो कल हुआ है उसमें तो खैर वो बिल्कुल ही नसीम फारिग नजर आया। क्यों? ऐसा नहीं कि वो बुरा बॉलर है, वजह यह कि उसके ऊपर वर्कलोड आ रहा है, उसका वर्कलोड मैनेज नहीं कर रहे। मुझे तो इनकी समझ नहीं आती है, लेकिन खैर कल परसों जो आपका 4th T20 है उसमें 3 तब्दीलियां होने जा रही हैं। आज बाय द वे बाबर आजम को जो आपके जावेद आफरीदी हैं उन्होंने MG की कार गिफ्ट किया है, और वजह यह बनी कि जो PSL में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, उन्होंने उसकी वजह से उनको गिफ्ट दिया। लेकिन हकीकत आपको बात बताऊं, ये उन्होंने खाली शो करवाया है जी कि मैं उनकी सेंचुरी की वजह से गिफ्ट दे रहा हूं, और कुछ लोग सोशल मीडिया में क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन्हें, कुछ लोग कुछ और कह रहे हैं। हकीकत यह है कि उन्होंने मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिया उनको, ताकि उनकी जो MG की गाड़ी है उसकी भी मशहूरी हो जाए। और आपको भी पता है कि इस टाइम बाबर आजम कितना बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का। कल भी इवन हम मैच में देख रहे थे, बाबर आजम थोड़ा सा हमारे पास उधर वहां पर फील्ड करने के लिए बाउंड्री पे आया, तो कैसे क्राउड जो है वो बिल्कुल साथ पागल हो गया था, बाबर बाबर। और जिस तरह से क्राउड बाबर को प्यार कर रहा होता है, चाहे आप ग्राउंड में देखें, चाहे आप सोशल मीडिया में देखें, कहीं भी देखें, तो उनको भी पता है कि शायद अगर ये MG का करोड़ों रुपए का इश्तेहार भी चलाते ना टीवी पर, उसको इतनी हाइप नहीं मिलनी थी अगर इन्होंने बाबर को जो एक गाड़ी पकड़ा दिया, और उसके बाद वो सोशल मीडिया में वो फ्री का ऐड चल रहा है, हर जगह हर कोई बात कर रहा है। तो खैर बड़ी जबरदस्त किस्म की MG की गाड़ी है जो बाबर आजम की अब हो गई है, और बाबर आजम अब क्या घूमेंगे, उनके भाइयों ने ही। तो उम्मीद करते हैं ये आज का हमारा शौक आएगा। स्नैप से वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए, एक और काम कर लीजिए कि इंस्टाग्राम पे आप जाइए इनको फॉलो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय, ख्याल रखिएगा अपना।